of cumin for 2023. Can we start from here? हेलो एवरीवन क्यूमिन के एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट वॉल्यूम विल बी 1,85,000 मेट्रिक टन will be there. Let's see export you're anticipating for 23. Yeah, 23. Ashwin bhai, मैं भी करीबन वही 1,90,000 के आसपास मान रहा हूँ, क्योंकि प्राइस हाई है तो शायद लोगों को लग रहा होगा कि कम जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो कमी की भरपाई है वो चाइना की ओर से इस साल हो जाएगी, क्योंकि चाइना अभी ये साल पूरा खुला है और लास्ट ईयर की कंपेयर में उधर 20-25 हज़ार टन ज़्यादा जाना चाहिए। ऊंचे भाव होने के कारण एक्सपोर्ट घटेगा नहीं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा नहीं घटेगा। Mr. Sridhar, what's your view? Yeah, normally, so 2022 we had seen almost like a drop of 30% in exports, but otherwise on an average around 2.25 lakh metric tons is getting exported from India. So considering the prevailing prices, which is very high, historically very high, and looks like all the previous panels also had discussed this year prices are going to rule high only, about 260 kind of thing. So there can be chance for demand drop. Looks like it can be around 2 lakh metric tons. Submit your thoughts. I think it will be somewhere around 170-175 lakh metric tons, as the prices are too high currently. मेरे ख्याल से 2 लाख मेट्रिक टन होना चाहिए, और उसका मेन रीज़न है कि अभी पाइपलाइन पूरा खाली है। इतना ऊंचा प्राइस गया है कि कोई स्टॉक कर नहीं रहा है। पूरा मतलब जो फॉरेन ओवरसीज मार्केट जो है वो पूरा खाली है। किसी ने ये प्राइस लेवल पे स्टॉक नहीं किया हुआ है, तो हैंड टू माउथ वाला सीजन रहेगा ये साल। कोई इतना बड़ा स्टॉक भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो डिमांड देखते हुए चाइना ने लास्ट ईयर इतना माल लिया नहीं है, चाइना के पास बिल्कुल स्टॉक नहीं है, तो वो हिसाब से लग रहा है कि 2 लाख टन होना चाहिए। सब 2 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उसमें से चाइना पोर्शन इस 30%। लेट अस से कि वो डिमांड फ्लेक्सिबल नहीं है, जो बाकी है इस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कोई कटौती आएगी, ये बढ़ाव होगा? हेलो, गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से साल 2020-21 में हमने 9,80,000 टन का एक्सपोर्ट किया था, और 21-22 में हमारा एक्सपोर्ट नियर अबाउट 245 का था, 2,45,000 टन का। और करंट ईयर में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 1,80,000-1,90,000 टन का एक्सपोर्ट होगा। और आने वाले साल में जो नई फसल अपनी आ रही है वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि 2 लाख प्लस एक्सपोर्ट होगा। इसकी वजह मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनल कैलकुलेशन ये है इसमें कि लास्ट ईयर में जब $1,800 से $2,200 के बीच में इंडिया का रेट चलता था, तो उस टाइम पे 2.25 से 2.5 लाख, 2.5 से 2.80 तक हमारा एक्सपोर्ट गया था। पर जो करंट ईयर है 22-23 में, वहाँ पे प्राइस का एक अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, $3,500-4,000 तक का गया। उसकी वजह से रेट डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और इसकी हिसाब से इस बार का एक्सपोर्ट हमारा 1,80,000, 1,90,000 टन के हिसाब से ही गया है। पर अब मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है $3,500 का और $4,000 का, वो हम एक साल से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये रेट डाइजेस्ट हो चुका है। तो अगली साल जो आएगा एक्सपोर्ट ये 2 लाख से प्लस होके ही आएगा, ये मेरा कैलकुलेशन है। Thank you, sir. Okay, let's move to the next question. We are all sitting here, we are all exporters. I want to take your thoughts and views on the regulatory difficulties that are being faced by India, especially for cumin seed for exports. Sabir, can I start with you? मुझे लगता है अभी जो है क्यूमिन
के उसमें यूरोप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और पेस्टिसाइड्स का यूरोप डे बाय डे पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो आगे जाके पेस्टिसाइड्स का इश्यू और उसके साथ पीए का इश्यू और अभी नया सुनने को मिल रहा है फॉर निकोटिन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कमिंग इश्यू इन द यूरोपियन मार्केट। Sorry, what is that? Nicotine. Nicotine. That is another big issue, which I think will be a big challenge for the European market and also for the US market. मेरे ज़्यादातर मार्केट यूरोपियन नहीं है, मेरे ज़्यादा मार्केट चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर कंट्रीज, इजिप्ट ये है। और अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो करेंसी फ्लक्चुएशंस और एलसी, जहाँ पे करेंसी जो डॉलर रिजर्व नहीं है कंट्रीज, बांग्लादेश एक मेजर बायर है, चाइना हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है जीरे का, उसके बाद में बांग्लादेश सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज है हमारे लिए। तो उसकी इकोनॉमी भी हमारे को इफेक्ट करती है। आज के अभी लास्ट 2-3 महीने पहले एलसी का एक इशू 2-3 महीने कंटिन्यू रहा था। एलसी टाइम से नहीं होती थी, हमारे जो बिल्स कलेक्शन में जाते थे वो उसका पेमेंट टाइम से नहीं होता था। और पाकिस्तान की भी इकोनॉमी, वहाँ पे पाकिस्तान ट्रेड तो नहीं होता, अफगान ट्रेड होकर के वो जाता है, वहाँ पे भी करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से वो ट्रेड भी कभी कभी डिस्टर्ब होता है। तो मेजर जो इफेक्ट है वो हमारे लिए करेंसी एक्सचेंज रेट का ही है। मैं और एक इशू रेज करना चाहूँगा, वो क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से है। जिस हिसाब से जो प्राइस बढ़ रहा है जीरे का, वो हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सिंग होना चालू हो गई है। और गल्फ और ये सब एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मिक्सिंग जीरा ही ज़्यादा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अपने यहाँ से मिक्सिंग जीरा जा रहा है और हम लोग यहाँ पे उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी अथॉरिटी हमारे पोर्ट पे या कोई भी मतलब अपना जो बॉडी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग इशू है। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये सब मिक्सिंग का काम चल रहा है। साहब, हमारे मुल्क में कानून तो सब बन जाते हैं, इन्फोर्स नहीं होते। ऑन पेपर एवरीथिंग इज देयर, बट हु इज गोइंग टू इन्फोर्स इट? नहीं होता। एनीवे, what is your thoughts on the regulatory issues? How is that going to hamper exports? सर, जैसे मितेश भाई ने, हिमांशु भाई ने बताया, मेजर अभी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो डॉलर फ्लक्चुएशन की है। और सेकंड प्रॉब्लम है ये पेस्टिसाइड की। तो पेस्टिसाइड वाला जीरा हम एक्सपोर्ट तो कर देते हैं और वहाँ जाके जब गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है तो वो जीरा जब इंडिया में वापस आता है तो फसाई उसको ऐसे मोड पे हमको खड़ा कर देती है कि हम ना तो उसको क्लियर कर पाते हैं, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। जैसे एक प्रेजेंटेशन में मैम ने बताया कि ये फसाई को एक प्रेजेंट करना चाहिए कि ये जो पेस्टिसाइड वाला जीरा है या तो उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दो या तो फिर वो वापस आता है तो उसको क्लियर करने में हमारी मदद करें। ये एक बड़ा इशू हम लोग फेस कर चुके हैं। तो ये दो इशू मेजर है। सर, जैसे हिमांशु भाई ने बताया, स्पाइस बोर्ड अगर थोड़ा टाइटन करे, प्योर माल एक्सपोर्ट ज़्यादा जाए तो रेट हाई होंगे तो बायर्स पहले तो पे करने के लिए तैयार होने चाहिए। आप और मैं सब जानते हैं, यूरोप में कई सालों से ये लोगों ने स्टीम स्टरीलाइजेशन के ऊपर जोर दिया है। ईटी वो लोग अलाउ करते नहीं है। उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनको चाहिए कि माल स्टीम स्टरीलाइज किया हुआ होना चाहिए, लेकिन बायर्स जो है उनको $300-400 टन के ऊपर खर्चा करना नहीं है। तो हमको प्रैक्टिकली इनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होती है या गवर्नमेंट होती है उनके साथ पहले तो ये बातें करनी पड़ेगी कि भाई पहले आप ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो, तब आपको चीज़ें सही और प्योर मिलेगी। हम लोग खाली इंडिया के लोकल लोगों के ऊपर कुछ न कुछ थोपना चाहेंगे तो वो रास्ता कहीं से भी निकलने वाला नहीं है।
Sridhar, your thoughts? Yeah, from quality point of view, definitely if you see exports, it's almost like 60,000, around 60,000 metric tons is going between United States of America and Europe, European countries. So if you take, so most of, all the top exporters are doing exports to these countries, and the biggest problem all these exporters are facing with pesticide residues. So if you take cumin, so biggest challenge is coming with thiamethoxam, clothianidin, and chlorpyrifos. So these three molecules are posing big challenge. So at this point of time, and the maximum residue levels for these pesticides is at 0.01 ppm parts per million kind of thing. So even if the result comes at 0.012 kind of thing, the lot gets rejected, and that's the biggest challenge. And so every year they are tightening these residual limits also. It is getting stringent and more stringent, and going forward, unless as a country, if we don't do something different, right from farm gate to processing, it is not that easy to meet the standards of these countries. And second thing I want to tell here, many of the traders are exporting to China kind of countries also. 2022, I believe they had revised the maximum residue levels, pesticide limits and all that. So that at this point of time, most of our Indian exporters may be exporting conventional chilies and conventional cumin, buying from market and exporting, cleaning, packing and exporting. But definitely the big risk is there, which can come as a non-tariff barrier kind of thing, because anytime they can show that MRLs and they can reject the containers. That threat is there, which we all should be aware of. So what's the way forward? See, it is definitely because cumin is mostly grown in Rajasthan and Gujarat. Of course, small quantities come from Madhya Pradesh also. Unless we don't control right from seed to harvest, it's not that easy. Because this is the biggest challenge with cumin crop is it's 5 to 6 months crop, and mostly this will be sown during November, and the harvest will happen between March and April. So there are right from seed selection. So we had evaluated some of the seed varieties, whatever that is available in the market. Many of the commercial seed varieties that is available in the market are treated with high doses of banned chemicals. So unless we don't control these things, and unless we don't get into these things, it is not possible for anyone to control these residues. So that is one thing. And second thing is, during crop growing stage, definitely these crops are prone to high pests and disease. Pests or disease will attack these crops because of the changes in weather conditions. So then definitely we need to recommend farmers on right agriculture practices and recommended molecules. So right now, whatever is available in the market, most of them are banned molecules, and if they don't apply proper chemicals on these crops, definitely it will lead to high residues. So good agriculture practices can only help to bring down the residue levels. That is what I can say. And major exporters, I can say, I can't name, especially I am from Olam Food Ingredients. We are working directly with farmers, and that's where we are trying to change the practices right at farm gate to bring down the residues, so that our material can comply to Europe and US standards. Well, I'm sorry, we are running tight on time. So I'm going to move on to the next question, because I know there's so much that you can discuss on the issues of pesticides. I mean, you can do this till tomorrow morning and still not find a solution. So I'm going to take you on to the next point. What is your outlook for the season in terms of price discovery for 2023? Talking about overseas, domestic का तो they have already discussed. तो अभी export का क्या price discovery आप
समझते होगा। हाँ, सो एक्सपोर्ट में सर क्यूमिन के अंदर प्राइस $3,500 से लेके $4,300 तक का मेरा व्यू है। और विथ योर परमिशन, there is 2 delegates from China here and they are running late. They want to leave from here. So if we have any question to ask them, we can ask them. sure, you can put the question to them. Yeah, Jenny, welcome to India in Fish. We want the people to ask you a few questions if you are okay with that. Mike. Mike. We have to keep it very brief, we are tight on time. You can even ask a question. No problem. It is like- So Jenny, what will be the crop scenario in China this year? This year I think 是今年是之前的2倍，然后中国主要是有2个产地，一个是甘肃和新疆，今年的种植面积应该是去年的2倍，这样，जेनी बोल रही है कि इस साल चाइना का जो क्रॉप है वो लास्ट ईयर से डबल आने की उम्मीद है, क्योंकि उनका शोइंग एरिया कांसू प्रोविंस करके है, उसमें थोड़ा बड़ा है और सिंजांग प्रोविंस में जैसा था वैसा ही।还有你觉得是今年中国的进口的量是大概会有多少？之前的进口的量一般是在7万吨左右，但是去年的话，因为这个疫情的影响 pandemic，去年应该是之前的1半，今年的话应该就是进口的量应该是比去年要多一些。好，对。जेनी को मैंने क्वेश्चन किया कि लास्ट ईयर आपका क्यूमिन का इंपोर्ट कितने मेट्रिक टन में था और इस ईयर कितना लग रहा है आपको, तो जेनी ने जवाब दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 मेट्रिक टन चाइना ले जाता है, लेकिन लास्ट ईयर वॉल्यूम कम उससे आधा रहा। इस साल उनकी उम्मीद है कि जीरा ज़्यादा वॉल्यूम में जाएगा। 还有今年的价位是你们判断是什么价位是合适进口货？对，我们也一直在探索这个问题，因为去年的时候，这个价格已经是到了这个历史的最高价 ，so crazy for the price last year. Yes. So this year I think 今年的话应该是在差不多3500左右，我们能接受。जेनी को मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपका प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है इस ईयर के लिए, क्या प्राइस में आप जीरा खरीदना चाहोगे? तो लास्ट ईयर जैसे हम सबको पता है कि जीरे के भाव बहुत ही ज़्यादा थे, तो उनके कुछ सेंटिमेंट सेट हुए हैं। इस साल वो लोग $3,500 में जीरा परचेज करने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 3,700 समथिंग। Thank you. शेषे अश्विन भाई। सर मेरा प्राइस आउटपुट भी $3,500 से $5,000 तक, 5,000 से $5,000 तक आराम से वर्ल्ड में जीरा जा सकता है। I cannot say that way, but definitely it can be around 3,800 USD per metric ton. which expect 3,500 एक बॉटम है। 3,500 पे बहुत से बायर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन चाइनीज, इन लोग अभी यानी इनका एक टारगेट बना के बैठे कि 3500 आएगा तो अच्छी बाइंग करेंगे। पर इसमें क्या होता है 3,500 अगर आके वहाँ पे 1 महीना 15 दिन अगर सस्टेन करता है तो सबके घर में क्या जो भी इम्पोर्टर होगा कुछ ना कुछ 3,500 में जीरा परचेज करेगा, और उसके बाद में अगर इंडिया मार्केट का मूवमेंट आता है या यहाँ पे स्टेबल चलता है तो कंटिन्यू डिमांड बनी रहती है। एक बार माल उनके हाथ में जाने के नीचे के भाव का 3,500 का लेवल बनने के बाद में अगर जाएगा तो इनका कंटिन्यूसली बाइंग रहेगा, क्योंकि जब तक नीचे के भाव का माल घर पे नहीं जाएगा वो ऊपर के भाव में एंट्री नहीं लेंगे।
तो 3,500 का बॉटम है, और मुझे अगर 3,500 एक महीना तक अगर चलता है तो मुझे जीरा 4,500 बिफोर अगस्त दिखता है। जैसे यहाँ पे सबका मानना है 3,500 जो है वो ये साल का बॉटम सब मान के चल रहे हैं, और मोस्टली यही होता है कि जब आप कोई बॉटम प्राइस लेके चलते हो तो वो बॉटम प्राइस आपको टच करने को मिलता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि 3600 के लेवल से ही बाइंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसे 3600 अभी 2 दिन पहले थोड़ा बहुत हुआ था तो उस रेट पे बाइंग चालू हुई, इवन चाइना भी लेके गया है वो रेट में। तो 3500 का लेवल हम मान सकते हैं कि वो बॉटम लेवल होगा, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन कर नहीं पाएगा क्योंकि हर कोई वो लेवल पे बाइंग करना चाह रहा है। तो बॉटम लेवल अगेन वही है 3550-3600 के आसपास, और अगर सब सपोर्ट रहा डिमांड का तो 4,500 तक ये मार्केट जा सकता है। थैंक यू। मुझे भी यही लग रहा है कि अराउंड 3600 बॉटम हो सकता है लोएस्ट लेवल, और ऊपर में अप्रॉक्सीमेटली 4,300 to 4,500। Thank you. Okay, the next point that we are going to go to is the international crop scenario. Now, the estimates I think which Haji had got from the ISA was about last year was 40,000 tons, including all the Mediterranean countries. I think we had said Iran was 14,000, Syria was about 7,000-8,000, Turkey was similar, China was about 10,000-15,000, something like that. Now, considering the fact कि इस साल भाव काफी ऊंचे हैं, भाई साहब प्लीज आप बातें कर रहे हैं हम लोग, थैंक यू। इस साल भाव ऊंचे हो गए हैं। इस माहौल में सीरिया में, तुर्की में, ईरान में, चाइना में, अफगानिस्तान में प्रोडक्शन बढ़ेगी कि उतनी ही रहेगी? सेकंड क्वेश्चन, ये जो अर्थक्वेक हुआ तुर्की और सीरिया में, इसका कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? I want to put this question to all the panelists for their views. ये जो अर्थक्वेक हुआ सीरिया और तुर्की में, उससे इंडिया में मेरे हिसाब से 5-6-7 हज़ार मेट्रिक टन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट के फैसिलिटीज़ में कुछ ना कुछ जगह पे इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन में उनका इफेक्ट होगा, तो इंडिया का डिमांड 100% 5 से 7 हज़ार मेट्रिक टन का बढ़ने वाला है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा इस साल? इस साल प्रोडक्शन उनका मेरे हिसाब से कम रहेगा, ये भाव में भी? ये भाव में भी। अशुभ भाई आपका क्या? सर मैं पर्टिकुलरली सीरिया और तुर्की के बारे में बात करूं तो मैं परसों इधर आने से पहले दुबई में करीबन 3-4 तुर्कीस और सीरियन लोगों को मिल के आया था। उनके साथ करीबन आधा घंटा बैठ के डिस्कशन किया। तुर्की और सीरिया में उन लोगों का मानना है कि क्रॉप लास्ट ईयर की तरह ही रहेगी, कोई बढ़ने का चांस नहीं है। उनका मेन कंसर्न वेदर है कि पिछले 5-7 साल से जो वेदर के हिसाब से जीरे से मोह भंग हो गया है उधर के फार्मर का, वो चीज़ एक तो जारी रहेगी। और अर्थक्वेक का भी इम्पैक्ट है क्योंकि अर्थक्वेक उसी एरिया में है जहाँ तुर्की और सीरिया का बॉर्डर है, और उधर मकान गिरे हैं, लोग मरे हैं, वो सब तो चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन भी इफेक्ट हुई है। इवन मुझे कुछ वीडियो भी उन लोगों ने दिखाया। और सबसे बड़ा इफेक्ट होता है मेंटल इफेक्ट। तो उनका मानना था कि हमारे एरिया में कोई प्राइस इतने ऊंचे होने के कारण क्रॉप बढ़ जाएगा ऐसा अभी उनको नहीं लग रहा है। ईरान आप जैसे जानते हैं 7-8 हज़ार टन का क्रॉप हर साल आता है, और वो जापान और ईरान खुद कंजप्शन कर लेते हैं, वो वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। उधर के एरिया से मेरे हिसाब से खाली जो बाकी रहता है वो अफगानिस्तान है। वो देखना पड़ेगा कि उधर से क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि उधर से अभी तक कोई पक्की रिपोर्टें नहीं मिलती। उधर के जो लोग हैं उनको पूछते हैं, उधर से भी अच्छी कोई मतलब पक्की रिपोर्ट मिलती नहीं कि उधर एक्चुअल में क्या चल रहा है। लास्ट ईयर जानने को मिल रहा था कि 20-25 हज़ार टन का क्रॉप आएगा,
लेकिन लास्ट में बोले कि क्रॉप है ही नहीं और 4-5 हज़ार टन ही निकला। तो ये साल अफगानिस्तान खाली देखने को रहेगा, बाकी ये सब कंट्रियों में मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान में तो जून में आएगा ना। I don't have any specific details about other growing regions, but by and large, what I can say is when we see commodities and all, when prices increases, 2022 it's record high prices kind of thing. Definitely, other origins or other non-traditional areas, definitely there can be chance for increase in area, and then there can be chance for increase in production also. That definitely we need to factor. We may be seeing from India point of view, but definitely there can be chance for increase in area and production also in other parts of the world, which we need to factor. Can you ask them what is going to be the impact of these high prices in the Chinese crop? China also grows. China में भी जीरा होता है ना। अब ये ऊंचे भावों पे इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि उतनी ही रहेगी? Actually, already I have asked that question, and she said that production 2 टाइम बढ़ने का उम्मीद है। सीड्स की जो सेल हुई है उसके हिसाब से अभी सोइंग चालू हो गई है। अच्छा, तो जो टन में 15,000 मेट्रिक टन आता है वो बोल रहे 25,000 से 30,000 आने की उम्मीद है। okay. So this is one comment I wanted to make is, of course, Chandrasekhar brought it up yesterday about global warming and climate change. आप देख रहे हैं कि इस साल भी this is the 3rd year in consecutive कि सर्दी के बाद स्प्रिंग नहीं आता। सर्दी खत्म होती है और एकदम से फटाक से गर्मी शुरू हो जाती है। और this is I see as a part of climate change and global warming, and this is affecting the late sowing of jeera in Rajasthan for sure. This is the 3rd year in consecutive, so it is now starting to show and emerge as a pattern, right? अभी इसको देखते हुए आगे हमको क्या करना चाहिए? I am not asking for answers because we don't have time for that. But I am leaving this with all of you to think about this. That how are we going to reinvent ourselves and re-educate our farmers on better practices to avoid this risk. Something to think about and take home to work on. And this is where FIS has to do a lot of work. Okay, the next question is again similarly related. We are hearing of El Nino in 2023, which means warmer climate and probably lower monsoons for 2023. Now, I want each of you to give your thoughts and comments on how do you think this is going to impact jeera, वरियाली, धनिया। सर, इसमें डेफिनेटली क्रॉप का साइज कम ही आएगा ये इम्पैक्ट के होने के चलते। जैसे आपने बताया कि राजस्थान के अंदर जो लेट सोइंग हुई है उसके अंदर यील्ड में 100% फ़र्क आना ही है। सौंफ में भी ऐसा ही है और धनिया में भी ऐसा ही है। सर, अल नीनो की बात जो अभी आ रही है, ज़्यादातर प्राइवेट वेदर एजेंसीज की ओर से न्यूज़ आ रहे हैं। अपना गवर्नमेंट का जो IMD है उसका अप्रैल में बुलेटिन आता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट की ओर से अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो बुलेटिन किस तरह का निकलेगा। तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा प्राइवेट एजेंसियों की तरफ ही। और रियल में अल नीनो की पोजीशन आती है तो अगले साल की क्रॉप सिचुएशन और इस ईयर के एंड में सभी एग्रो कमोडिटीज के प्राइस है उसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किए हैं वो सब
ऊपर नीचे किसी भी तरह पूरी तरह चेंज हो जाएगी। Whenever there is any deficient rainfall in the country or in any particular state or states, definitely the whole dynamics will change. It's not about cumin or coriander or some other crops. So definitely alternate farmers also will think about alternate crops and it will change the entire dynamics. And that's where the price equations also will change. So it's a tricky question to answer because it's mostly cumin is a dryland crop kind of thing if we see from Rajasthan point of view. But definitely the hot weather will lead to yield drop that can definitely put pressure on supply side. So all dynamics will change. Thank you. Your thoughts, Sumit, on? हम लोग पिछले इतने 3 साल से जैसे आपने बताया वी आर ऑलरेडी फेसिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग और उसके कारण बहुत क्रॉप पे इफेक्ट आ रहा है। अभी ये नया एल नीनो आने से क्रॉप में और इफेक्ट ज़्यादा होगा, पेस्ट का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा और उससे एक्सपोर्ट में मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस ऑलरेडी फेस कर रहे हैं यूरोप और यूएसए के लिए उसका भी फिर फार्मर कैसे क्रॉप बचाने के लिए उसका यूज़ करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली क्रॉप में यील्ड से ज़्यादा ये सारे प्रॉब्लम्स का बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सेम व्यू है। अगर एल नीनो इफेक्ट आता है जुलाई अगस्त तक आपका मानसून का जो भी एजम्पशन है वो आ जाएगा कि भाई बारिश लेट हुई है या कम हुई है, तो उसको देखते हुए जुलाई अगस्त में इसके ऊपर पूरा इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट रहेगा कि क्या हो रहा है। मतलब अगर बारिश कम हो रही है तो जीरे का प्राइस और बढ़ जाएगा। अगर एल नीनो में 2 चीज़ होती है, या तो बारिश जो है वो कम होती है या फिर लेट होती है। तो अगर लेट बारिश होगी जो मेन मानसून क्रॉप्स है वो नहीं ले पाएंगे फार्मर, तो हो सकता है कि जीरे का जो कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा। ये 2 इफेक्ट है जुलाई अगस्त में फाइनल होगा। एल नीनो का इफेक्ट अगर होता है तो जो क्रॉप पैटर्न से पूरा डिस्टर्ब होगा ही, क्योंकि राजस्थान में जो भी क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टोरेज के पानी से ही होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं। पर अगर ड्राई वेदर रहा तो वो ट्यूबवेल रेनिंग की वजह से रिचार्ज नहीं होंगे, तो क्रॉप पैटर्न बिल्कुल इफेक्ट करेगा। तो जीरे का क्रॉप भी इफेक्ट नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट करेगा उसमें। Thank you. Okay. So that concludes Jeera. Are there any questions on Jeera so I can move towards the volume of exports this year compared to last year? Yes, granted, prices are half. India is definitely going to be a lot more competitive this year than what we have been in 2022. And I think it's fair that the forum sitting here should be given your inputs as the experts on the panel. Starting with सर फेनल में और कोरिएंडर में ज़्यादातर मेरा काम कम है, फिर भी जो फेनल का एक्सपोर्ट है वो प्राइस ओरिएंटेड है। प्राइस जो लो रेट पे रहते हैं तो ज़्यादातर कंट्री या जैसे चाइना है वो फेनल को इंपोर्ट करता है, और प्राइस अप रहते हैं तो वो इंपोर्ट नहीं करता है। जैसे हमने देखा इस साल प्राइस अप होने के कारण ज़्यादातर फेनल इंपोर्ट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर में बहुत अच्छे वॉल्यूम है, करीबन जो अपना क्रॉप है उसका आधा वॉल्यूम चाइना इंपोर्ट कर गया था। तो इस साल जो प्राइस डाउन रहेंगे 115 के करीबन रहेंगे, तो एक चाइना का अच्छा डिमांड रह सकता है फेनल में। और कोरिएंडर में फ़िलहाल चाइना का अभी अच्छा डिमांड एक सेशन हो गया है, अच्छा डिमांड गया है चाइना का। चाइना ने अच्छा इंपोर्ट किया है, क्योंकि उसमें भी सेम देखा जाए कि प्राइस उसके काफ़ी डाउन थे। ऐसे चाइना यूक्रेन और रशिया से भी मटेरियल लेते हैं, लेकिन इस बार इंडियन कोरिएंडर के प्राइस डाउन होने के कारण
अच्छे डिमांड देखने को अपने को मिले। तो ये मेरा व्यू है। अच्छा अश्विन भाई, आई एम गोइंग टू कम टू यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल क्रॉप्स जो है जैसे फेनल में है, इट इज इजिप्ट एंड चाइना। धनिया में इट्स ईस्ट यूरोप, यूक्रेन, रशिया, मोरक्को, दीज आर द कंपीटिंग क्रॉप्स। आपका क्या ख्याल है कि इस भाव में अभी देखिए यूक्रेन वॉर के हिसाब से ईस्ट यूरोपियन एंड रशियन प्राइसेस एकदम क्रैश कर गए, बरोबर? तो अभी इस साल क्या प्राइस डिस्कवरी रहेगी ईस्ट यूरोपियन का और मोरक्को का और उस एरिया में जहाँ पे दुनिया होता है? सर एक तो जो सौंफ है वो इजिप्ट और चाइना दोनों में होता है, लेकिन चाइना में जैसे जीरा और सौंफ दोनों का ऐसा है कि उनकी जो प्रोडक्शन है उसके सामने डिमांड ज़्यादा है। जैसे जीरा में 10-15 हज़ार टन का क्रॉप है, 30,000 होने वाला है, फिर भी वो लोग 50,000 टन जीरा इंपोर्ट करेंगे। उसी तरह सौंफ में भी है, उनका क्रॉप है, फिर भी वो लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो करने वाले हैं। तो चाइना का जो क्रॉप है वो दूसरी जगह कहीं भी अपने को कंपटीशन में नहीं आता है। इजिप्ट जरूर कंपटीशन में आता है। लास्ट ईयर इजिप्ट में भी क्रॉप था, लेकिन इजिप्ट की क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं बची है। इजिप्ट से कोई माल लेने के लिए तैयार नहीं था। 1-2 साल पहले इंडिया में काफ़ी लोगों ने इंपोर्ट के ऑर्डर दिए थे इजिप्ट में, लेकिन इजिप्ट से फिर शिपमेंट नहीं होते। $100-200 बढ़ने के बाद उधर से माल निकलता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उधर भी कोई क्रॉप है या नहीं है, वो कोई ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और रही बात धनिये की, तो धनिये में रशिया का जो वॉर है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आया। लास्ट ईयर अपने यहाँ भी रशिया का जो धनिया ज़्यादा आया उसका कारण वही था कि यूरोप के उनके जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ उनका झगड़ा ज़्यादा है और वो लोग उधर से इंपोर्ट उन्होंने बंद किया है। तो रशिया के लिए उनका धनिया खपाने का एक ही जगह बचा था, इंडिया, और वो इंडिया को जो भाव में इंडिया ने धनिया मांगा उसमें देते गए। अगर वही स्ट्रेटेजी ये साल भी चालू रखते कि नहीं रखते वो देखना है, क्योंकि उनके यूरोप के साथ रिलेशन 1-2 साल में कोई सुधरने वाले हैं नहीं। बाकी उनके यहाँ क्रॉप भी शायद ये बार लास्ट ईयर की कंपेयर में कम निकलेगी, क्योंकि यूक्रेन का जो इलाका है धनिया पैदा करने वाला, वो जगह पे सबसे ज़्यादा वॉर चल रही है। Thank you, sir. Anybody else wants to make a comment? Because I'm very short on time. ओके, मैं थोड़ा रशियन कोरिएंडर के बारे में बताऊंगा, उसमें हमारा थोड़ा काम है। रशिया में इस बार कोरिएंडर का जो कल्टीवेशन है वो कम रहेगी। उसके 2 रीज़न है। एक तो अभी उनका कल्टीवेशन का मतलब लगाने का टाइम है और इंडिया का धनिया इतना कम हो गया है, तो ओवरऑल वहाँ के जो लोग हैं उनको कोरिएंडर में कोई अच्छा प्राइस, अच्छा फ्यूचर दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे उसकी वजह से स्विंग कम होगी। दूसरा, इंडिया का वीट बैंड हो गया है और येलो पीस, चिक पीस, ये सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छी डिमांड है रशियन प्रोडक्ट्स के, तो वहाँ पे वीट और येलो पीस का जो स्विंग है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो रशिया का इस बार कोरिएंडर का स्विंग जो है वो कम रहेगा। तो मतलब यही है ना कि $1,100 वाला अब $650 हो गया है, तो बुझाई कम होगी। बिजाई कम हो गया और उनका टाइम अभी आएगा ना, तो अभी इंडिया का मार्केट इतना डाउन हो गया, अभी वो लोग भी 600 बुझाई का टाइम तो अभी आएगा ना, बर्फ तो अभी पिघल रही है ना उधर। थैंक यू सर। I think we have more or less covered everything. I have time only for one question. Anybody has something to say?